देखिए, मैं अपनी पिछली दोनों वीडियोज़ में इस बात का ज़िक्र कर चुका हूँ कि अयतुल्ला ख़ामेनी साहब की जो मौत हुई है, उस मौत के पीछे कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी साज़िश है। कोई एक ऐसा एजेंट मोसाद और सीआईए का ईरान के आला कमान में मौजूद है, जो हर छोटी-बड़ी इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव जगहों की इन्फॉर्मेशन, कब किस जगह पर कौन-सी मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में कौन-कौन से नेता शामिल होने वाले हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इज़राइल अमेरिका को देता है। कोई तो एक ऐसा शख्स है दोस्तों, जिसकी डायरेक्ट बात बेंजामिन नेतन्याहू से होती है। ये बातें मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, हम उसको महसूस कर रहे हैं, उससे ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं अयतुल्ला ख़ामेनी की मौत के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। दरअसल मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि अयतुल्ला ख़ामेनी की फ़ोटो इज़राइल के पास पहुंची। हमला करने के बाद इज़राइल ये जो दावा कर रहा था कि हमने जो हमला किया है, उस हमले में अयतुल्ला ख़ामेनी की मौत हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो पोस्ट किया था अयतुल्ला ख़ामेनी की मौत को लेकर, वो पोस्ट भी फोटो देखने के बाद किया था। हालांकि उस फोटो को उस वक्त ऑफिशियली दिखाया नहीं गया था, लेकिन अब एक फोटो सोशल मीडिया पर कई सारी मीडिया वेबसाइट के जरिए पोस्ट किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि यही वो फोटो है जो इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पास पहुंचा था। इस फोटो के बारे में कहा जा रहा है कि ये अयतुल्ला ख़ामेनी का वो फोटो है जब हमला हुआ और हमले के बाद उस मलबे के नीचे जब अयतुल्ला ख़ामेनी दब गए, तब इस फोटो को मोसाद के एजेंट ने क्लिक किया और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू को डायरेक्ट भेज दिया। दोस्तों, यहां पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो कौन एजेंट था जो इज़राइल के हमले में बच गया। तमाम लोग मारे गए, वो एजेंट बच गया और एजेंट ने उस फोटो को क्लिक करके बेंजामिन नेतन्याहू को भी भेज दिया। दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी मैं आप लोगों को नहीं सुना रहा हूं, बल्कि ये हकीकत है। खुद सीआईए जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, उसके लोग पिछले 1 महीने से नजर रख रहे थे अयतुल्ला ख़ामेनी के ऊपर। अयतुल्ला ख़ामेनी कहां पर रह रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, कहां पर मीटिंगें हो रही हैं, पिछले 1 महीने से सीआईए पूरी तरह से नजर रख रही थी। अयतुल्ला ख़ामेनी कोई छोटी मोटी चीज तो थी नहीं कि जब चाहें जहां पर चले जाएं। कहीं पर वो जाते भी थे तो उनकी लोकेशन का पता किसी को नहीं होता था। कहां से वो भाषण दे रहे हैं, टीवी पर जो लाइव टेलीकास्ट किया जाता था वो कहां बैठकर हो रहा है, ये भी नहीं पता होता था। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद, अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए भले ही उनके ऊपर नजर रख रहे थे पिछले 1 महीने से, लेकिन अयतुल्ला ख़ामेनी की हर एक एक्टिविटी को ट्रैक कर पाना इतना आसान खेल भी नहीं है। इसीलिए कोई ना कोई तो ऐसा शख्स है जो अयतुल्ला ख़ामेनी के करीब होता है और सारी इंफॉर्मेशन मोसाद के एजेंट को, सीआईए के एजेंट को देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने 3 बैठकों का पता लगाया था कि 3 जगह पर 3 बैठकें होने जा रही हैं और इन तीनों बैठकों में बड़े बड़े अधिकारी ईरान के शामिल हो रहे हैं। कल शनिवार को सुबह इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को यह खबर मिलती है कि अयतुल्ला ख़ामेनी कुछ वरिष्ठ कमांडर्स के साथ एक बैठक करने जा रहे हैं। जैसे ही यह खबर इजराइल की खुफिया एजेंसियों को मिलती है, इजराइल की खुफिया एजेंसी अपनी अपनी सेना को इस बात की जानकारी देते हैं और दिन के अंदर ही, कल दिन में ही इजराइल की सेना एयर स्ट्राइक करके अयतुल्ला ख़ामेनी और उनके कमांडर्स को मार देती है। कल की वीडियो में भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि ज्यादातर हमले इजराइल रात में करता है, कहीं पर भी स्ट्राइक करता है तो रात के वक्त में करता है, लेकिन कल दिन में ही कर दी। इजराइल को भी इस बात की जल्दी थी कि हमें जो एग्जैक्ट लोकेशन मालूम पड़ी है, अयतुल्ला ख़ामेनी इस जगह पर मीटिंग करने वाले हैं, अगर हमने रात का इंतजार किया तो देर हो जाएगी, इसीलिए दिन में ही एयर स्ट्राइक लॉन्च कर दी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सटीक इंफॉर्मेशन, कितनी सटीक जासूसी अयतुल्ला ख़ामेनी की सीआईए और मोसाद के एजेंट कर रहे थे और सीआईए मोसाद के एजेंट के साथ कोई ना कोई एक ऐसा आला कमान का ऑफिसर मिला हुआ है जिसके दम पर ही अयतुल्ला ख़ामेनी की हर एक एक्टिविटी को, हर एक लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा है। क्योंकि अयतुल्ला ख़ामेनी ना तो किसी तरह का कोई फोन इस्तेमाल करते थे जिसकी वजह से उनको ट्रैक किया जा सके। हमास के कई सारे लीडर मारे गए आईफोन चलाने की वजह से, हिजबुल्लाह के बहुत सारे लड़ाके मारे गए आईफोन चलाने की वजह से, लेकिन अयतुल्ला ख़ामेनी के बारे में कहा जाता था कि वो कुछ नहीं चलाते थे। इजराइल और अमेरिका का कोई भी प्रोडक्ट उनके पास नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी लोकेशन को ट्रैक कर लिया गया। तो जाहिर सी बात है, कोई ना कोई साजिश है। फिलहाल अयतुल्ला ख़ामेनी के ट्विटर एक्स से उनकी मौत के बाद एक पोस्ट किया गया, सुप्रीम लीडर के एक्स अकाउंट से जो पोस्ट किया गया वो फारसी भाषा में था। अब मैं आपको हिंदी में बता देता हूं क्या लिखा है। ईमान वालों में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अल्लाह से जो वादा किया था उसे पूरा कर दिखाया, फिर उनमें से कोई तो अपनी मन्नत पूरी कर चुका यानी शहीद हो गया और उनमें से कोई इंतजार कर रहा है, उन्होंने जरा भी तब्दीली नहीं की।
दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे नेताओं की मौत हुई है, लेकिन शायद ही किसी नेता की मौत पर पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा चर्चा हो रही हो। लोग मातम मना रहे हैं। क्या शिया क्या सुन्नी, हर किसी को उनकी मौत का गम है। अयातुल्लाह खामनेई इतने पॉपुलर तो मौत से पहले नहीं थे जितने पॉपुलर वो मौत के बाद हो रहे हैं। ईरान पर हमला और अयातुल्लाह खामनेई की मौत के बाद दुनिया भर के तमाम इस्लामिक देशों का एक और बहुत बुरा चेहरा सामने आ चुका है। आज हर कोई सिर्फ यही बात कह रहा है कि दुनिया भर के तमाम इस्लामिक देश सिर्फ गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। उम्मत का कोई एक नेता था तो सिर्फ अयातुल्लाह खामनेई। किसी को खलीफा अगर कह सकते हैं तो वो अयातुल्लाह खामनेई को कह सकते हैं। आज ऐसी चर्चाएं सोशल मीडिया पर हो रही हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान अपने आप को खलीफा मानते थे, लेकिन भीगी बिल्ली बने हुए हैं। दुनिया के तमाम देश, चाहे पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई, दुबई, ये सबकी हालत क्या है आप सभी लोग देख रहे हैं। दुबई वालों की तो हालत खराब है। एक के बाद एक मिसाइलें ऐसी जगहों पर मारी गई हैं, बुर्ज खलीफा के पास, पाम बीच के पास, बुर्जुल अरब होटल के पास तक जाकर मिसाइलें गिरी हैं। दुबई को दुनिया का सबसे सेफेस्ट शहर माना जाता था, जिसे देखो बस दुबई जाने की रट लगाता था कि दुबई में जाकर शिफ्ट हो जाएंगे, दुबई में जाकर ऐसा करेंगे। लेकिन अब दुबई के अंदर जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं उनकी हालत खराब है, क्योंकि अब दुबई के अंदर कोई इतनी जल्दी इन्वेस्ट नहीं करेगा। दुबई के अंदर प्रॉपर्टी खरीदने वाला कोई छोटा मोटा आदमी तो होता नहीं है। अरबपति खरबपति होता है, वो सुकून की तलाश में वहां पर प्रॉपर्टी खरीद कर सुकून से रहना चाहता है। लेकिन दुबई तक ईरान ने मिसाइलें पहुंचा दी हैं, तो आने वाले 4-5 साल तक दुबई भाई पूरी तरह से अब कहीं ना कहीं बिखरने वाला है। हर कोई इसको सेफ बताता था कि दुबई ऐसा है, दुबई वैसा है, लेकिन अय्याशी का अड्डा है पूरी तरह से। मिडिल ईस्ट में जितने भी इस्लामिक देश हैं कर क्या रहे हैं सिवाय अय्याशी के। फिलहाल खबर तेहरान से आ रही है। जब भारत में रोजे का वक्त था तो उसी वक्त इजराइल की सेना ने ईरान के तेहरान में एयर स्ट्राइक की है। कई सारी जगहों पर ईरान की जो बसीज आर्मी है उनके कैंपों पर हमला किया। कुछ ऐसी जगहों पर हमला किया जहां पर मिसाइल लॉन्चर तैनात थे। इजराइल ने हमला करने के बाद कहा कि हमने उन लोगों को मारा है जो लोग प्रदर्शनकारियों को मार रहे थे। इसके अलावा इजराइल ने ईरान के शहर तबरीज के हवाई अड्डे पर 2 लड़ाकू विमानों पर हमला किया। ये विमान ईरान के पुराने F5 और F4 मॉडल के थे। उड़ान भरने के लिए तैयार खड़े थे। इजराइल ने इन दोनों विमानों पर सटीक हमला करके इनको खत्म कर दिया। दोस्तों, ईरान भले ही कितना भी पलटवार कर रहा है, लेकिन ईरान के पास वो ताकत नहीं है जो अमेरिका और इजराइल के पास है। अमेरिका इजराइल के पास लड़ाकू विमान ज्यादा हैं और सटीक हमले जो होते हैं किसी भी जगह पर वो लड़ाकू विमानों के जरिए ही होते हैं। मिसाइल से सिर्फ आप एक टारगेट को सेट करके हमला करेंगे, उसको इंटरसेप्ट भी कर लिया जाता है, लेकिन लड़ाकू विमान जब जाता है तो सटीक हमले करके वापस आता है। और यही सबसे बड़ा हथियार है अमेरिका इजराइल का। अमेरिका और इजराइल जब भी हमला करते हैं तो लड़ाकू विमानों के जरिए ही करते हैं, ताकि मिसाइल सिर्फ उसी जगह पर गिरे जहां पर उनका टारगेट हो। ईरान के पास लड़ाकू विमान ज्यादा नहीं है। रही बात रशिया और चाइना जैसे देशों की, उत्तर कोरिया जैसे देशों की दोस्ती की बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इन्होंने भी कुछ नहीं दिया है इस तरह का ईरान को। ईरान के पास रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन वो काम ही नहीं कर पाता है। जब देखो हमला करके इजराइल भाग आता है। दोस्ती की ये सिर्फ दिखावटी बातें होती हैं। मिलते हैं तो गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते हैं, लेकिन दोस्तों जब नंबर आता है साथ देने का तो कोई साथ नहीं आता। ईरान पूरी तरह से अकेला है, कोई देश ईरान के साथ नहीं है, एक भी देश नहीं है ईरान के साथ। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। 57 इस्लामिक मुल्क खाड़ी में है, लेकिन कोई देश ईरान के साथ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका एक लंबी जंग की तैयारी करके बैठे हुए हैं। काफी टाइम से तैयारी कर रहे थे और इस बार उनका इरादा पूरी तरह से ईरान को तबाह करने का है। दरअसल खबरें ऐसी आ रही हैं कि इजराइल तकरीबन 1 महीने तक की लड़ाई की तैयारी करके बैठा हुआ है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि या तो ईरानी शासन सरेंडर कर दे या फिर सत्ता परिवर्तन हो जाए। जब तक हमारी इन दोनों में से एक बात पूरी नहीं हो जाती है, हम आक्रमण यानी हमले करते रहेंगे। अधिकारियों ने बताया कि कल से लेकर अब तक अमेरिका ने 1050 बम गिराए हैं ईरान के ऊपर, जबकि इजराइल ने तकरीबन 1200 बम ईरान के ऊपर गिराए हैं। पिछले साल जब 12 दिन का युद्ध हुआ था इजराइल और ईरान के बीच, तो उस वक्त हवा में लड़ाकू विमानों में जो ईंधन बनने वाले विमान थे वो 12 थे, लेकिन अब उसकी संख्या 50 हो चुकी है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि वास्तव में आकाश में एक ईंधन स्टेशन बना हुआ है, जिसे भी जरूरत हो ईंधन भरवा ले। तो अमेरिका इजराइल जो है वो 1 महीने तक की तैयारी करके बैठे हुए हैं और ये चीज कहीं ना कहीं ईरान को काफी महंगी पड़ेगी, क्योंकि इजराइल जब भी हमला कर रहा है ईरान के ऊपर तो उसमें लोगों की जान जा रही है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन जब उधर से ईरान पलटवार कर रहा है तो मिसाइलें छोड़ रहा है, कुछ मिसाइलें हिट कर रही हैं और ज्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया जा रहा है। यही एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट है ईरान का। और अगर ऐसा ही होता रहा, हर एयर स्ट्राइक में किसी न किसी बड़े नेता को, बड़े कमांडर को इजराइल मार रहा है और ऐसे ही अगर मारता रहा तो कहीं ना कहीं ईरान बहुत ज्यादा मजबूर और कमजोर हो सकता है।
यही सच्चाई है दोस्तों, क्योंकि ईरान के पास लड़ाकू विमान नहीं है और उस लेवल के डिफेंस सिस्टम नहीं है जो अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमानों को रोक सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।